So hi everyone, this is सौरभ ठाकुर और आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिमाचल प्रदेश। तो आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा कि असल में ये जो यूजीसी नेट नाम का जो पेपर है ये होता क्या है और ये जेआरएफ क्या होता है, जेआरएफ और नेट में फ़र्क क्या होता है और कैसे आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अभी अभी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी नाम सुना है यूजीसी नेट और जेआरएफ का और उन्हें पता नहीं है कि ये क्या है, इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या जो कुछ भी हो सब कुछ मैं आपको इसमें A to Z चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं बहुत सालों से यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी करवा रहा हूँ बच्चों को, अपने लेक्चर के माध्यम से, अपने नोट्स के माध्यम से, इंग्लिश लिटरेचर का। तो अगर आप में से कोई इंग्लिश लिटरेचर का हो जो अभी देख रहा हो, अभी स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, तो आप लिंक्स चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, सारे नोट्स के लिंक्स वहाँ पे अवेलेबल है अगर आपको नोट्स लेने हो। खैर, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, ये बातें हम लास्ट में डिटेल में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेट क्या है। नेट है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हो तो आप पूरे इंडिया में, ये नेशनल टेस्ट है, पूरे इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, बन नहीं जाते, एलिजिबल होते हो। ठीक है, और जेआरएफ क्या है? जेआरएफ का मतलब होता है, फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपको पीएचडी करने के लिए फेलोशिप मिलेगी। वो कितनी मिलेगी वो भी आपको बताऊंगा, कितने समय के लिए मिलेगी वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो तीसरी कैटेगरी इसमें ऐड कर दी है पीएचडी ओनली। अगर आप नेट या जेआरएफ से चूक जाते हो मेरिट के हिसाब से तो आपका क्वालिफाई होगा पीएचडी ओनली, यानी कि इसमें सिर्फ आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपके जो यूजीसी नेट में मार्क्स आए उस हिसाब से मेरिट बनेगी, जिसके ज्यादा होंगे उसको पीएचडी में एडमिशन मिलेगी। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब समझते हैं कि कौन इस एग्जाम को दे सकता है। सबसे पहले आपकी मास्टर डिग्री होना बहुत जरूरी है, इसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कहें, एमए कहें, जो भी है, मास्टर डिग्री आपकी होना जरूरी है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप अपने सेकेंड ईयर में हो, मास्टर्स के सेकेंड ईयर या फिर थर्ड सेमेस्टर में हो, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको मास्टर्स कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। समझ गए इतनी बात? अब हम समझते हैं कि मास्टर्स तो कंप्लीट करनी है, लेकिन कितने मार्क्स के साथ करनी है। तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मास्टर्स में, यानी कि एमए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो और आपका क्वालिफाई माना जाएगा। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपको इसका माइनस कर लो 50%। ठीक है जी, 50% आपके मिनिमम मार्क्स बनने चाहिए आपके पीजी में, तभी आप ये एग्जाम दे सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो और आपका क्वालिफाई माना जाएगा। और सेकेंड ईयर में, अगर मास्टर्स के आप सेकेंड ईयर में हो, वैसे देने को तो आप फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हो एग्जाम, उसमें कोई नहीं पूछ रहा है आपको। अगर आप सिर्फ देखने के लिए देना चाह रहे हो ना कि जरा मैं एग्जाम को देख लूं एक बार कैसा आता है, तो आप फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हो, फर्स्ट डे में जिस दिन एडमिशन लिया उस दिन भी दे सकते हो एग्जाम। ठीक है, लेकिन आपका क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका जो नेट है वो आप दे तो दोगे, लेकिन उसको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। जब कभी आप आगे जाओगे जॉब के लिए जहां भी, तो जब आप वो वेरीफाई करेंगे आपके सर्टिफिकेट को, तो वो बोलेंगे कि आपने तो फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई कर दिया, तो हम आपको आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं मानेंगे। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ में आ गई कौन दे सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसको आप क्वालिफाई कैसे करेंगे, आपको कितने % लोगों में आना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा फंडा समझो, टॉप के लगभग 6%, टॉप के मतलब मान लो 100 लोगों ने एग्जाम दिया पूरे इंडिया में, तो उसमें से टॉप के जो 6 लोग होंगे, यानी कि 6% जो लोग होंगे, उनका जो है नेट और जेआरएफ क्वालिफाई माना जाएगा। समझ गए? अब इन 6% में जो टॉप के 1% लोग होंगे उनको जेआरएफ मिलेगा। समझो बात, एग्जाम एक ही है। ठीक है, नेट भी आपको इसी से मिलना है, जेआरएफ भी इसी से मिलना है और पीएचडी होने के लिए एलिजिबल भी आप इसी एग्जाम के थ्रू होने हो। तो अगर आप टॉप के 1% लोगों में आ जाते हो मेरिट में, तो आपको जेआरएफ मिलेगा, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप पीएचडी करने के लिए। अब इसमें आपको एक बात बता देता हूं,
जेआरएफ जो आपका है वो 4 साल तक वैलिड रहेगा। यानी कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के 4 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेनी पड़ेगी अगर फेलोशिप लेनी है। पीएचडी में एडमिशन आपकी बड़ी आसानी से हो जाएगी अगर आपका जेआरएफ है, क्योंकि आपको किसी भी जहां पे भी आप पीएचडी के एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको कोई भी एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, ना ही कोई मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, अगर आपका जेआरएफ है तो आपका राइट बन जाता है कि आपकी पीएचडी में एडमिशन हो। ठीक है, तो आप जब वहां जाओगे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, उसमें आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगा जा सकता है, थोड़ा बहुत आपसे पूछेंगे और जितनी सीट्स होंगी उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। अब इसमें कई अंदरूनी चीजें हैं, वो इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इतना मोटा मोटा आप समझो कि जेआरएफ अगर आपका है तो आपकी पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन होगी और ये 4 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेनी होगी, तभी आपको पर मंथ लगभग 37,000 रुपीज मिलेंगे। 37,000 रुपीज मिलेंगे कितने साल तक? 5 साल तक। पीएचडी करने के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी इसमें, लेकिन 4 साल के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेनी है। पीएचडी में एडमिशन लोगे तो पहले 2 साल जो होंगे आपको 37,000 मिलेगा और अगले जो 3 साल होंगे उसमें आपको लगभग 42,000 रुपीज पर मंथ है ये 37 भी 40 रुपीज पर मंथ मिलेगा अगले 3 सालों के लिए। इसे कहते हैं एसआरएफ। फिर वो जेआरएफ से एसआरएफ बन जाएगा, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप था, फिर जब 2 साल आपका काम देखेंगे कि बढ़िया से काम किया है बच्चे ने, जो भी उसकी रिपोर्ट वगैरह आप सबमिट करेंगे, सुपरवाइजर वेरीफाई करेगा, फिर आपका वो एसआरएफ में तब्दील हो जाएगा, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। फिर आपकी फेलोशिप भी बढ़ जाएगी 37 से ऑलमोस्ट 42 तक हो जाएगी ये। ठीक है, समझ गए ये बात? जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, 4 साल के अंदर एडमिशन लेनी होती है, पीएचडी करोगे पहले 2 साल इतना मिलेगा पर मंथ, लेकिन ये टोटल जो पैसा आपको मिलेगा 5 साल तक ही मिलेगा और पीएचडी करनी पड़ेगी, बिना पीएचडी किए ये नहीं मिलेगा। समझ गए इतनी बात? अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आपको सिर्फ एलिजिबल हो आप एडमिशन लेने, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए तो आप एलिजिबल हो ही वैसे भी अगर आपके पास नेट भी नहीं है, लेकिन आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी वहां। प्रेफरेंस किसको मिलेगी? फर्स्ट प्रेफरेंस जेआरएफ को, सेकंड प्रेफरेंस किसको मिलेगी? नेट को। लेकिन नेट अगर आपका है तो हो सकता है आपको कोई एंट्रेंस भी देना पड़े, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि नेट में आपके जितने नंबर बनेंगे उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर आपकी पीएचडी में एडमिशन होगी। इसलिए कई लोग जो यहां पे नेट जेआरएफ से चूक जाएंगे, ठीक है, अब मैंने आपको बता रहा था, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं। टॉप के 6% लोगों को नेट या जेआरएफ मिला, 6% में से टॉप के 1% को जेआरएफ मिला, बाकी बच गया 5%, 5% को मिलेगा नेट। ठीक है, अब यहां पे जो नेट से थोड़ा थोड़ा चूक गए, रह गए, उनको मिलेगा पीएचडी ओनली, पीएचडी ओनली, यानी कि वो सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हुए हैं, उनका जो नेट का स्कोर है वो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए उसकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अगर आपका सिर्फ पीएचडी ओनली है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहां पे नेट के पेपर में जितना स्कोर बन रहा होगा, 10 लोग हैं मान लो, उनका पीएचडी ओनली है, जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा उस हिसाब से मेरिट बनेगी और जितनी सीट्स होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी वहां पे एडमिशन होगी। तो पीएचडी ओनली क्वालिफाई करने से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात? अब मैं बात कर लेता हूं एज लिमिट की। एज लिमिट भी इसमें कोई चीज है, लेकिन मजे की बात यह है कि एज लिमिट सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ में है। कितनी है? 30 साल है जनरल के लिए, 30 साल। इसकी मैं थोड़ी आपको लिस्ट बता देता हूं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन इसमें दी गई है, यानी कि 33 साल की अगर आपकी उम्र है उससे पहले पहले आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर आप एससी या एसटी से हो तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन है, यानी कि 35 साल की उम्र तक आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। फिर आपका पीडब्ल्यूडी आ जाएगा, उसका भी 35 है। और मजे की बात, अगर आप एक लड़की हो, एक नारी हो, वुमन हो, तो भी आपको 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आप 35 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हो, 35 साल की उम्र तक आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। एक और मजे की बात, अगर किसी ने एलएलएम की डिग्री की है, ठीक है, तो उसको भी 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। एलएलएम अगर डिग्री होल्डर कोई है तो उसको भी 3 साल की रिलैक्सेशन है, 33 साल की उम्र तक वो इसको क्वालिफाई कर सकता है। और अगर कोई एक्स आर्मी है, एक्स आर्मी कोई ये वीडियो देख रहा हो, तो आपको भी लगभग 5 साल तक की रिलैक्सेशन इसमें दी गई है। लेकिन
ये एज लिमिट जो है ये सिर्फ जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आपने पैसा लेना है। जहां पे पैसे की बात आती है ना, वहां चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाती है। तो अब मजे की बात यह है कि नेट क्वालिफाई करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है। आप 60-70 साल की उम्र में भी क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन अब इसमें एक मजे की बात यह है, अब इसमें मजा आएगा आपको सुनकर कि नहीं, आगे जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई करोगे, किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठोगे, वहां पे एज लिमिट होती है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं मैं, तो वहां पे 45 है शायद एज लिमिट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो नेट में भले एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आपको आगे जाके प्रोफेसर बनना है तो उसमें एज लिमिट हो सकती है। अब आप कहोगे कि सर नेट हमने क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ हमने क्वालिफाई किया, फिर भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे क्या? हाँ, सही सोचा आपने, नहीं बनोगे। सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर आप नहीं बनोगे, क्योंकि सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको हर स्टेट का एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो कि ये एग्जाम करवाता है। एचएस, आईएएस नहीं, एचएस वगैरह, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल के लेक्चरर्स, उनकी जो भर्तियां करवाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब है, तो उसका जो एग्जाम होगा वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। अब उसमें भी हर स्टेट का एक अपना हिसाब किताब है, अपना पैटर्न है, अपना सिलेबस है, सिलेक्शन का अपना एक क्राइटेरिया है। लेकिन सबसे जो मेन क्राइटेरिया वो है आपका नेट आपके पास होना चाहिए, तो आप किसी भी स्टेट का कमीशन दे सकते हो, ठीक है, किसी भी स्टेट का। अब इसमें एक और चीज आती है, सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में भी लगे हाथों आपको बता देता हूं। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है सिर्फ एक स्टेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है पूरे नेशन का, ठीक है। यानी कि अगर आप सेट क्वालिफाई करते हो, अब सेट भी हर स्टेट का अपना होता है, लेकिन होता वो नेट की तरह है, बिल्कुल सेम। उसका सिलेबस भी नेट की तरह होगा, और उसका जो पैटर्न है वो सब कुछ नेट की तरह ही होगा, लेकिन उसको करवाएगा स्टेट। मान लो हिमाचल ने सेट करवाया, आपने उसको क्वालिफाई कर लिया, तो आप सिर्फ हिमाचल में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हो। चाहे आप कमीशन से दो, चाहे आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके इंटरव्यू दो, तो आप हिमाचल में ही उस सेट को क्लेम कर सकते हो। मान लो आपने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, किसी और इन स्टेट्स का आपने सेट निकाला, तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट में ही एलिजिबल होते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जिस स्टेट का आपने सेट क्वालिफाई किया है। तो सबसे अच्छी बात है नेट क्वालिफाई कर लो, बात ही खत्म, झंझट ही खत्म, पूरा इंडिया आपका है ना। तो सेट की ये कहानी है, बाकी सिलेबस, पैटर्न सब कुछ सेम है। ये जो क्राइटेरिया जो कुछ मैंने बताया सब कुछ सेम है सेट के लिए भी, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन पे ही सेट करवाया जाता है स्टेट में, ठीक है। तो कई लोग ऐसे होते हैं सेट का लेवल हल्का सा कम होता है, क्योंकि इसमें पब्लिक कम होती है। अब हिमाचल का सेट है तो ज़्यादातर हिमाचली होंगे, बाहर के थोड़े बहुत लोग होंगे, तो कंपटीशन थोड़ा कम होता है, तो इसको निकालना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन अगर आपने नेट निकाल दिया है तो साथ में सेट भी हो जाएगा, और अगर आपने सेट निकाल दिया है तो चांसेस होते हैं कि आप नेट के करीब भी पहुंच रहे हो तो निकाल दोगे। तो दो में से कुछ भी निकालो, आप प्रोफेसर बन जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या रह गया, आपको मैंने बता दिया मिनिमम मार्क्स एमए में कितने होने चाहिए, एज लिमिट आपको बता दी जेआरएफ के लिए, यूजीसी नेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अब मैं आपको ना ये बताऊंगा कि इसमें कितने पेपर होते हैं, उसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उसका जो सिलेबस है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इतना समझ लो, जो कुछ भी अभी तक क्राइटेरिया, वैलिडिटी, एज लिमिट, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, नेट जेआरएफ पीएचडी ओनली ये एक ही पेपर है, चाहे सेट है। इसमें क्या होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है, ठीक है। पेपर 1 में होते हैं 50 क्वेश्चंस, क्यों लिख दिया मैंने, है ना, समझ आ रहा होगा। तो पेपर 2 में होते हैं 100 क्वेश्चंस, समझ गए। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन हो गए 200 नंबर के, टोटल हो गया आपका 300 नंबर का। समझ गए बात, क्लियर है। अब आप बोल तो सकते नहीं, तो मैं समझ ही सकता हूं कि क्लियर ही होगा, क्योंकि लाइव लेक्चर नहीं है, ठीक है। 300 हो गए। अब पेपर 1 में क्या कुछ आता है, पेपर 1 जो है ये सभी के लिए जनरल है, जनरल यानी कि कॉमन, सबके लिए कॉमन है ये पेपर।
चाहे कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, चाहे कोई इंग्लिश का है, चाहे वो हिस्ट्री का है, चाहे किसी भी का भी है, ये पेपर 1 सबके लिए सेम होगा। लेकिन अलग अलग दिन एग्जाम होते हैं तो उसमें क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है। अब पेपर 2 जो है ये सब्जेक्ट का है। अब आप किसी के प्रोफेसर बनोगे तो किसी सब्जेक्ट के बनोगे ना, जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स की है उसी सब्जेक्ट में आप नेट दे सकते हो, ठीक है, और उसी सब्जेक्ट के आप मास्टर बनोगे। तो पेपर 2 जो होगा वो आपके अपने सब्जेक्ट का होगा। जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मेरा इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का जो कुछ भी सिलेबस है वो इसमें पूछा जाएगा। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि इंग्लिश में आप क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, वो वहाँ से आप ले सकते हो। लास्ट में उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। अब पेपर 1 में बहुत कुछ है, जैसे कि कम्युनिकेशन भी पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस मैथ्स के भी होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, कुछ आईसीटी होगा, कुछ हायर एजुकेशन होगा। ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी जनरल सी, जो सबके लिए सेम होगा, ठीक है। और जो पेपर 2 होगा वो आपका अपने सब्जेक्ट का होगा। तो मैं तो इंग्लिश के पेपर के लिए ही गाइड कर सकता हूँ। अब पहले ज़माना, हम तो बहुत पुराने ज़माने के खिलाड़ी है, तो उस टाइम पे तो 3 पेपर हुआ करते थे, ठीक है, पहला 50 का, दूसरा 50 का, तीसरा 100 का, और बीच में ब्रेक भी मिलती थी। अब इसमें ब्रेक भी नहीं मिलती है, ये भी ध्यान दो। ऑनलाइन पेपर होता है, पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन पेपर होता है और आपको पूरे 3 घंटे मिलते हैं इसके लिए। ये भी मैं आपको बता दूं, 3 घंटे मिलते हैं। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 150 क्वेश्चन हो गए। 150 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। अब पेपर 1 का आप क्वेश्चन पहले कर लो या पेपर 2 का क्वेश्चन कर लो, आप पेपर 1 का दूसरा क्वेश्चन खोल लो और उसके बाद सीधा पेपर 2 का आप 85वां क्वेश्चन खोल लो। वो आप 3 घंटे में, मतलब ये दोनों ही पेपर एक साथ आप कर सकते हो, ठीक है। पहले क्या होता था, इसमें ब्रेक भी मिलती थी, और पहले जमाने में भी तो ऐसा भी होता था कि पेपर 1 में 60 क्वेश्चंस होते थे और 60 में से 50 करने होते थे, और टाइम भी 1 सवा घंटा होता था सिर्फ। अब इन्होंने क्या कर दिया कि अब पूरे 3 घंटे कर दिए दोनों ही पेपर के लिए। तो पेपर 1 क्या होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, तो थोड़ी दिक्कत आती थी इसको सॉल्व करने। लेकिन अब 3 घंटे है तो दोनों पेपर के लिए 3 घंटे है, तो पेपर 1 में आप 1.5 घंटा लगा लो और 1.5 घंटे में पेपर 2 कर लो, क्योंकि पेपर 2 आसान होता है और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है इसमें। ये भी मैं आपको बता दूं, एमसीक्यूज है, ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से 1 करना है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है जी। कई बच्चों का ये भी डाउट होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, खुले तुक्के मार सकते हो आप, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई की है तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा, अगर नहीं किए तो आप तुक्के भी बढ़िया मार सकते हो, जिसके तुक्के लग गए उसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। बहुत सारे को होते हैं, तुक्के से भी होता है एग्जाम क्वालिफाई, जब नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो तुक्के से भी होता है। खैर, तुक्के पे आपने डिपेंड नहीं रहना है, आपने अपनी मेहनत करनी है खूब, और जितना ज़्यादा जो पढ़ेगा तुक्के भी उसके ही सही लगते हैं, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रहे। समझ गए? पेपर 1 पेपर 2 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, टोटल 300 नंबर का 150 क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ आपको। पेपर 1 जनरल है, कॉमन है सभी के लिए। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर ही आपको समझा सकता है। 3 घंटे मिलेंगे, कहीं पे भी आप स्विच कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो बताने को रह गया है वो रह गई है एक और चीज। अब पेपर 1 में आपको मिनिमम मार्क्स भी मेंटेन करने हैं। मिनिमम मार्क्स यानी कि 40% पेपर 1 में और 40% ही पेपर 2 में, फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। जनरल कैटेगरी की फीस भी ज़्यादा है, 1100-1200, और कैटेगरी की शायद 300-400 रुपये होगी। वो तो फीस का तो चलो जिसने भरना है फॉर्म वो तो भरना ही है, फीस का क्या, फीस से क्या डरना है फिर, है ना। तो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया इसका क्या है कि आपको पेपर 1 में 40% मार्क्स लेना ही पड़ेगा, तभी आप कट ऑफ में काउंट करोगे। मान लो आपके मार्क्स आए 50%, 50 नहीं, आपके मार्क्स आए 34%, ठीक है, कट ऑफ गई, पर कट ऑफ इससे नीचे जाएगी कैसे जब क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो 40% आपको लेने ही पड़ेंगे पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी आपको 40% लेने ही पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, तभी आप कट ऑफ में आ पाओगे, ठीक है। तो कई बार वैसे कट ऑफ अगर बहुत नीचे जा रही है तो कई बार कंसीडर कर भी लेते हैं 40% से नीचे वाला, तो इतना है। पर इस चीज का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि रूल तो यही कहता है कि 40% आपको लेना ही पड़ेगा। 40% का मतलब क्या हुआ, 120 मार्क्स, 120
मार्क्स आपको लेने ही पड़ेंगे हर पेपर में, दोनों ही पेपर में 120 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। मजे की बात, रिजर्व कैटेगरी से अगर आप हो तो ये 40 का जो है 35% हो जाएगा, यहां भी और यहां भी। अगर आप कैटेगरी से हो, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपको मिनिमम 35% मार्क्स लेने हैं पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, ठीक है। तभी आप कट ऑफ में काउंट होंगे, तभी आपका पेपर क्वालिफाई होगा। अब फॉर एग्जांपल आपने पेपर 1 में ले लिया 34% और पेपर 2 में ले लिए 85%। अब आप कट ऑफ में तो आ रहे हैं, हाँ यहां पे गेम बनेगी कट ऑफ वाली। अब आप कट ऑफ में तो आ रहे हैं, लेकिन आपके पेपर 1 में जो है मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप फेल हो, ठीक है, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। अब जो जेआरएफ की मैंने आपको बात बताई थी, उसमें एक दो चीजें और भी है। एचआरए भी मिलता है उसमें, एडिशनल चीजें। एचआरए जिस सिटी का जितना होगा रहने के लिए, रेंट वगैरह, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो वो यूनिवर्सिटी को ही जाएगा सीधा। रूम लेके रह रहे हो तो आपको मिलेगा। और कुछ कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलती है, जैसे आपने कोई एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके रहे हैं, कोई बुक्स वगैरह आपने एक्स्ट्रा लिए, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत पैसा उसमें मिलता है, ठीक है ना। तो 35% का मतलब है 105 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। बाकी वैलिडिटी जो है पीएचडी ओनली की भी लाइफ टाइम है और नेट की भी लाइफ टाइम है, ये रिपीट कर रहा हूं मैं। और जेआरएफ की वैलिडिटी 4 साल तक ही है, 4 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेनी पड़ेगी। ओनली पीएचडी आपका है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये है बात। अब जब आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे तो आपको एक पर्टिकुलर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। मैंने भी हिमाचल का पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई किया है, उसमें और भी बड़ा कुछ आता है, जैसे जनरल नॉलेज वगैरह, ग्रामर वगैरह, और बाकी अपना सब्जेक्ट का आता है। तो सब्जेक्ट में तो वही आता है जो नेट वगैरह में भी आता है, तो और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, काफ़ी टफ एग्जाम होता है, ठीक है। और जनरल कैटेगरी हमारे तो ऐसा है कि जो बाहर के स्टेट से अप्लाई करता है वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। तो जनरल में बहुत कंपटीशन हो जाता है रिटन में, उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बहुत ज़्यादा नंबर है, तो इसमें इंटरव्यू बहुत मुश्किल होता है। तो नौकरी में लगना, सरकारी नौकरी में लगना और क्लास 1 गेजेटेड नौकरी में लगना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है अभी आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो इस वीडियो को देखकर, तो मैं आपको बता दूं कि कभी हमने भी यहीं से शुरू किया था, और कुछ नहीं है, एक कंसिस्टेंसी से आप काम करोगे, मेहनत से आप काम करोगे और सच्चे मन से आप काम करोगे तो एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। सफलता को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जनरेशन तो बर्बाद ही है, और फ़ोन में बर्बाद है, कोई चिट्टे में, कोई नशे में बर्बाद है। तो अगर आप लोग फ़ोन के नशे से भी दूर हो, रील्स वगैरह और नशे, दूसरे नशे से भी दूर हो और आशिकी से भी थोड़ा दूर हो, तो आप 101% ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझसे कुछ भी रहा नहीं होगा, मतलब कुछ छूट ना गया हो मुझे, मैं तभी इतना थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, और कि बातें करते करते शायद याद आ जाए कुछ मैं बताना भूल गया हूँ। तो बाकी यही है ना, नेट जेआरएफ पीएचडी ओनली। तो नेट की तैयारी करो, साथ में सेट भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर की। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे लेक्चर्स भी अवेलेबल है कुछ टॉपिक्स पे, और नोट्स तो हर टॉपिक पे अवेलेबल है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सारे नोट्स आप वहां से ले सकते हो। कोई क्वेश्चन हो नोट्स के रिगार्डिंग तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो ठीक है, फिर टेलीग्राम से याद आया, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, दाना मल्टीटास्कर। बाकी मैं आपको बता दूं जो मेन चीज़ थी जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, 6 बार क्वालिफाई किया है मैंने नेट, 1 बार क्वालिफाई किया है सेट, क्योंकि सेट दोबारा देने का मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें जेआरएफ नहीं होता है, सेट में फेलोशिप नहीं होती है। ये भी यहाँ से चलो एक पॉइंट आ गया, सेट में फेलोशिप नहीं होती है, नेट में फेलोशिप होती है। तो नेट मैंने क्वालिफाई किया 6 बार, क्योंकि मैं जेआरएफ करना चाहता था, और हर बार मैं 1 या 2 क्वेश्चन से मेरिट्स में चूक जाता था, यानी कि टॉप के 1% लोगों में आने से मैं 1 या 2 क्वेश्चन से चूक जाता था। किस्मत में जेआरएफ नहीं था। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे और मेरे नोट्स से पढ़े हुए बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत ये गर्व की बात है। मैं भले ही ना कर पाया, लेकिन मेरी वजह से बाकी लोग कर पा रहे हैं। तो नेट 6 बार क्वालिफाई किया, सेट 1 बार। पीएचडी के एंट्रेंस में मैंने टॉप किया था, तो मेरी एडमिशन हुई थी। क्योंकि मेरे पास जेआरएफ नहीं था तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं हुई, ठीक है। बाकी कई जगह के मैंने एंट्रेंस भी क्वालिफाई किए थे, लेकिन
वहाँ पे बड़ा कुछ चलता है, कई जगह अप्रोच भी चलती है, कई जगह टीचर्स अपने बच्चों को भी प्रेफरेंस देते हैं, तो वो हर यूनिवर्सिटी का अपना हिसाब किताब है, तो वो आप देख लेना। तो और पीएचडी ओनली तो अभी ऐड हुआ है, ठीक है। हम तो उस ज़माने से जब 3 पेपर होते थे, मैंने बताया आपको, और ऑफलाइन होता था, बड़ा कुछ है। 2000 शायद 16 या 17 से मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया था, 2016 से शायद, है ना। तो 10 साल हो गए पूरे। देखो 12 बार मैंने एग्ज़ाम दिया, 12 टाइम्स, और 6 बार कंसेक्यूटिवली बैक टू बैक क्वालिफाई किया। बाद में जब मेरी जॉब लग गई तो मैंने एग्ज़ाम देना छोड़ दिया, क्योंकि फिर मतलब नहीं है जेआरएफ। हाँ, इसमें एक पॉइंट और भी निकल के आ गया, अगर जेआरएफ आपका है और आप पीएचडी कर रहे हो और फेलोशिप ले रहे हो, वो 37,000, 42, 45,000 जो भी है, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपका जेआरएफ बंद हो जाएगा, एक ही चीज़ आपको मिलेगी। चलो ठीक है, फिर बाय, ओके, टेक केयर, और अच्छे से मेहनत करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।